सभी को नमस्कार। इसके पहले क्लास में हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम पर चर्चा करेंगे। जैसे न्यूटन का प्रथम नियम की अगर बात करें तो हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में रहेगी। वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन का प्रथम नियम था और बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम। लिखें, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु का किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के अगर बात करें संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के समानुपाती होता है या फिर बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग संवेग को अगर जानना चाहें तो संवेग क्या होता है। अगर हम लोग बात करें संवेग की, संवेग मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। और संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। और इसके मात्रक की अगर बात करें तो इसका यूनिट होगा, ये द्रव्यमान है किलोग्राम होगा और ये वेग होगा मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका SI यूनिट होगा संवेग का। और ये संवेग हमें पढ़ना है न्यूटन के द्वितीय नियम में। संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल F के बराबर होता है या समानुपाती होता है। और संवेग को हम लोग P से प्रदर्शित कर रहे हैं। और P में परिवर्तन की दर अगर निकालना है तो हम लोग d/dt करेंगे। d/dt का मतलब होता है कि ये समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, और जो समय के साथ परिवर्तित एकांक समय में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कहते हैं दर है। एकांक समय में परिवर्तन ये दर होता है। और यहाँ इसमें बात करें, इसका मतलब ये होता है कि P में परिवर्तन T के सापेक्ष कहते हैं, या फिर d/dt को हम लोग अवकलन भी कर सकते हैं कि P का अवकलन T के सापेक्ष हो रहा है। और इसी को ये डिफरेंस भी होता है, इसी को अथवा करके लिख सकते हैं कि ये डेल्टा P/ΔT ये भी कह सकते हैं हम लोग। और F = डेल्टा P का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन, और नीचे अगर समय हो तो उसे हम लोग कहते हैं दर। संवेग में परिवर्तन की दर इस पर वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल के बराबर होता है। तो अगर संवेग की बात करें P, तो P होता है द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। तो यहाँ अगर हम लोग पुट करें m × v तो F = डिफरेंस ले लें हम लोग P का m या d/dt करें, dm × v/dt। और द्रव्यमान हर वस्तु का फिक्स होता है कि कितने किलोग्राम का द्रव्यमान है। और अगर द्रव्यमान फिक्स है तो हम लोग फिक्स जो टर्म होता है वो कांस्टेंट होता है, वो बाहर होता है, और हम लोग अवकलन करेंगे v का t के सापेक्ष। इसे हम लोग कह सकते हैं v का अवकलन
टी के सापेक्ष, ये v का अवकलन है t के सापेक्ष, या फिर v में परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष, तो ये dv बट्टे dt है। हमेशा एक बात याद रखना, जब विस्थापन में परिवर्तन की दर निकाला जाए, ये d विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, d बट्टे dt अगर निकाला जाए तो ये वेग उत्पन्न करेगा, और वेग परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन करेंगे या फिर वेग को अवकलन करेंगे तो यहाँ से ही त्वरण प्राप्त होगा। जब विस्थापन परिवर्तन की दर होगा तो वेग कहलाता है, और वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। और हम लोग जब v को डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष तो त्वरण आएगा, और d मतलब डिस्प्लेसमेंट को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो v निकल करके आएगा। तो अगर हम बात करें dv बट्टे dt का, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं dv बट्टे dt यानी स्मॉल a त्वरण, तो हम लोग कहेंगे कि f इक्वल टू m इंटू a। हम लोग अक्सर पढ़े हैं कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहता है कि f इक्वल टू m में, और इसका मतलब क्या होता है कि न्यूटन का गति के द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के असंतुलित बल के बराबर होता है। तो संवेग को हम लोग पढ़ चुके हैं, संवेग होता है, इसे हम लोग p से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। और ये संवेग का अगर SI मात्रक देखा जाएगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और यहाँ से F इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं कि संवेग में परिवर्तन यानी P में परिवर्तन की दर मतलब dP बट्टे dt होगा, और dP बट्टे dt P का वैल्यू, इसे हम लोग dP बट्टे dt को डेल्टा P बट्टे डेल्टा T भी लिख सकते हैं। और P का वैल्यू अगर द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है तो हम लोग P के जगह पर द्रव्यमान तथा वेग को पुट करेंगे, और यहाँ m कांस्टेंट होता है, m हमेशा नियत होगा, ये कितने किलोग्राम की वैल्यू है ये हमेशा फिक्स होगा। तो m को अगर बाहर करेंगे तो ये dv बट्टे dt है। अगर वेग में परिवर्तन की दर निकाला जाएगा तो ये हमारे पास आएगा त्वरण, और हमारा फार्मूला मिलेगा F इक्वल टू m इंटू a। हम लोग इसी फार्मूले को समझेंगे एक बार इस एग्जाम्पल के थ्रू कि इसका मतलब अक्सर में ये संवेग में परिवर्तन होता कैसे है और इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर इसका उदाहरण देखा जाए, अब हम लोग फार्मूले को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये फार्मूला है F इक्वल टू डेल्टा P बट्टे डेल्टा T, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के बराबर है। तो संवेग कैसे परिवर्तित होगा, ये फार्मूला ये बता रहा है कि अगर समय ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, तो इस वस्तु पर लगने वाला बल कम होगा, और संवेग अधिक है तो इस वस्तु पर लगने वाला बल भी अधिक होगा। डेल्टा P अधिक होगा तो F अधिक होगा। अगर डेल्टा T ज़्यादा है मतलब समय ज़्यादा है तो बल कम होगा, समय ज़्यादा होगा तो बल कम होगा। इसका मतलब अब बात होगी संवेग की, और जब भी संवेग की बात होगी तो हमेशा याद रखेंगे कि संवेग द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल अगर ये फिक्स है तो P समानुपाती होगा V के, और ये जितना ज़्यादा उसका वेग होगा उतना ही ज़्यादा संवेग होगा, और जितना कम वेग होगा उतना ही कम संवेग भी होगा। तो अगर ये संवेग वेग के समानुपाती है तो अगर संवेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेग बढ़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल समझें, फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर पहला एग्जाम्पल हम लोग समझे, मान लीजिए क्रिकेट खेलते हैं और कैच ले रहा है, कोई कैच आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग कैच ले रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे हाथ करके जा रहे हैं कैच लेने और बॉल ऊपर से आ रही है, बॉल अचानक आ रही है और बॉल एकदम तीव्र गति से आ रही है, बहुत गति उसकी स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उसका संवेग भी अधिक होगा। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज़्यादा उसका संवेग भी होगा। बॉल जितना तीव्र गति से आ रही है उसका अगर वैल्यू अचानक जीरो कर दिया जाए, उसका वेग जीरो कर दिया जाए, इसका मतलब संवेग भी जीरो हो जाएगा। मान लीजिए उसका 100 का स्पीड है या फिर संवेग 100 है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मान लीजिए इतने स्पीड से वो आ रहा है या फिर संवेग इतना है या फिर वेग से आ रहा है, तो अचानक उसका संवेग हम लोग जीरो कर दिए, संवेग जीरो कर दिए, और समय जैसे ही ये आ रहा था 100 से अचानक जीरो किए, समय बहुत कम लगा, ये समय मिनिमम लगा, और जैसे समय कम लगेगा
समय कम लगेगा और हमारा जो लगने वाला बल होगा वो बढ़ जाएगा। अचानक हम लोग जीरो कर दिए संवेग को, समय कम लगेगा, अचानक मतलब कम समय में जीरो कर दिए, संवेग कम लगा, संवेग अचानक जीरो हुआ तो समय कम लगा, और समय कम लगेगा तो इस वस्तु पर लगने वाला बल अधिक हो जाएगा, और बल अधिक होने के कारण हाथ में हमारे चोट भी आ सकती है, फट सकता है। हम लोग क्या करते हैं कि उसके वेग को धीरे धीरे कम करते हैं। जब बॉल आ रही है हमारे पास तो ऐसे हाथ में लेकर के हम लोग देखते हैं बालर एकदम पीछे की तरफ खींचता है। जैसे बालर पीछे की तरफ खींचेगा तो संवेग धीरे धीरे घटाएगा। जैसे 100 से आ रहा है तो ये 90 करेगा, 80 करेगा, 50 करेगा, 40 करेगा, 30, धीरे धीरे जीरो लेकर के जाएगा। अब 100 से 90, 80, 50, 40 इस तरह से धीरे धीरे जीरो लेकर के जा रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है। और जब टाइम ज्यादा लेगा तो ये समय ज्यादा लेगा, तो जितना ज्यादा समय होगा उतना ही कम बल होगा। और जब बल कम हो जाएगा तो हमें चोट का आभास भी कम होगा और चोट लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। यदि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक सामने से आ रहा है, कोई ट्रक सामने से आ रहा है और बहुत तेज गति से आ रहा है, हम लोग अचानक तेज गति से हम भी टकरा गए हैं, इसका मतलब हम चाहें कि उसका वेग जीरो हो जाए। उसका वेग जीरो होने का मतलब संवेग जीरो हो जाए, और संवेग अगर जीरो हो जाएगा अचानक तो हमें बल का आभास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि समय कम लगेगा, और समय कम लगने के कारण न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि बल ज्यादा लगेगा, और हमें बल अगर ज्यादा लगेगा तो बल का आभास होगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है, दिक्कत भी हो जाएगा, हमको कट भी सकता है, फट भी सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी कोई तीव्र गति से आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसे स्पीड उसका या वेलोसिटी उसका कंट्रोल करेंगे, धीरे धीरे वेलोसिटी संवेग में परिवर्तन करेंगे। संवेग परिवर्तन होगा और ज्यादा समय के साथ होगा, जितना भी वेग है उसका धीरे धीरे लेकर के जाएंगे ताकि समय ज्यादा लगे, और समय ज्यादा लगेगा तो हम पर बल उतना ही कम होगा। और अगले, ये क्रिकेट की बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहें, दूसरा एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हम लोग समझें कि एक स्प्रिंग है, जैसे बाइक का स्प्रिंग होता है इस तरह से, बाइक का स्प्रिंग है, हम अचानक ब्रेक लगाते हैं, जैसे स्पीड इसकी है, अचानक ब्रेक लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगा, नीचे आएगा, और अचानक ब्रेक जैसे ही लगाते हैं, मान लीजिए इसका स्पीड बढ़ जाए, ये 250 है, ये अचानक हो जाए जीरो, इसका मतलब 250 इसका संवेग है, 250 से जीरो अचानक तुरंत हो जाएगा तो समय कम लगेगा, टाइम मिनिमम लगेगा। और जैसे समय कम लगेगा, एकदम मतलब कम समय में, नैनो सेकेंड में, एकदम कम समय में अचानक सीधे जीरो कर देगा, तो सीधे जीरो करेगा तो बल बढ़ जाएगा। जैसे समय कम लगेगा इस पर लगने वाला बल अधिक हो जाएगा, और बल अधिक होने के कारण इस पर दिक्कत आ सकती है, ये स्प्रिंग खराब भी हो सकता है और ये टूट भी सकता है। जब फोर्स ज्यादा होगा, बल ज्यादा लगेगा तो ये टूट भी सकता है। लेकिन इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर धीरे धीरे यही ब्रेक लगाएं और धीरे धीरे लेकर के आए, बाइक मान लीजिए स्पीड में आ रही है और धीरे धीरे ब्रेक लगाएं, अचानक ब्रेक ना लगाएं, तो ये 200 से 180 तक आ सकता है, 150 आएगा, धीरे धीरे इस तरह से घटेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम टाइम होगा, समय बढ़ जाएगा। और समय बढ़ेगा, जैसे समय बढ़ा वैसे ही इस पर लगने वाला बल अचानक कम हो जाएगा, और बल जैसे कम होगा इस पर जो भी टूटने का संकट होगा वो दूर हो जाएगा। जैसे बल कम होगा तो स्प्रिंग पर आभास नहीं होगा और हम लोग आसानी से बाइक को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें समस्या का कोई भी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, ये टूटने की संभावना इसका कम हो जाएगा स्प्रिंग का। और अगला एग्जांपल अगर हम लोग समझें तो जैसे मान लीजिए कुछ ऊंचाई पर यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और छलांग लगा रहा है, नीचे कूद रहा है। वैसे तो अगर कुछ भी नहीं है तो ये अचानक कूदेगा और इसका संवेग जीरो हो जाएगा। जितने भी संवेग से कूद रहा है अचानक कूदेगा और संवेग जीरो हो जाएगा, समय मिनिमम लगेगा, समय कम लगेगा। समय कम लगने के कारण
बल अधिक होगा और बल अधिक होने के कारण इस व्यक्ति का पैर भी टूट सकता है या फिर चोट भी आ सकती है। अचानक जीरो होगा तो बल बढ़ जाएगा और बल बढ़ेगा तो आभास होगा। हमें क्या करना है, इसके बल को जितना ये कूदेगा नीचे छलांग मारेगा उसके बल को अगर कम करना है तो हमें संवेग में परिवर्तन करना है। ये कूदेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई गद्दा वद्दा लगा दिया जाए नीचे, इस तरह से मोटा परत का कुछ लगा दिया जाए, तो अगर ये कूदेगा इस पर तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ये थोड़ा सा मोटा होगा और उसके वेलोसिटी को कम करेगा। जब तक जमीन से टकराएगा उससे पहले धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब संवेग धीरे 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 घटता चला जाएगा और ये संवेग जैसे जैसे घटता चला जाएगा धीरे धीरे समय ज्यादा लगेगा और समय ज्यादा लगने के कारण इस पर बल कम लगेगा और जो किसी सोफे पर किसी गद्दे पर अगर व्यक्ति कूदेगा तो चोट कम लगेगा और वैसे अर्थ पर कूदेगा या फिर कोई चिकनी सतह पर कूदेगा तो इसे चोट ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि अचानक संवेग जीरो हो जाएगा और संवेग जीरो होने के कारण समय कम लगेगा। समय कम लगने के कारण इस वस्तु पर लगने वाला बल अधिक हो जाएगा और बल का हमें आभास होगा। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम पर चर्चा हो रही थी। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये गति का तृतीय नियम कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल समझा जाए, जैसे मान लीजिए हम लोग पैदल चल रहे हैं किसी रास्ते पर, सड़क पर, अर्थ पर, पृथ्वी पर हम लोग पैदल चल रहे हैं, तो हम पैर से जितना नीचे पृथ्वी पर बल लगाते हैं, पृथ्वी पर पैर से जितना ज़्यादा बल लगाएंगे पृथ्वी भी हमारे पैर पर उतना ही ज़्यादा बल लगाती है, जिससे हम लोग आसानी से चल पाते हैं। पृथ्वी पर जैसे ही बल लगाएंगे पृथ्वी पर जैसे ही बल लगाते हैं पृथ्वी भी हमारे पैर के ऊपर उतना ही न्यूटन का, जितने न्यूटन का हम पृथ्वी पर बल लगाएंगे और उतना ही न्यूटन वो पृथ्वी हमारे पैर पर बल लगाती है और हम क्रिया करते हैं, वो प्रतिक्रिया करती है, जिससे उस बल के वजह से हम आगे हमारा पैर उठ पाता है ऊपर और आगे हम लोग मूव कर पाते हैं, चल पाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, ये फर्स्ट है। अगर सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए नाव चल रही है पानी वाली, जैसे ये नाव है और यहाँ कोई व्यक्ति बैठ करके चला रहा है नाव, यहाँ कोई बैठा हुआ है नाव चला रहा है और यहाँ पानी है, ये शांत जल है। और शांत जल में क्या होता है कि ये नाव अभी रुकी हुई है, ये चल नहीं रही है। जैसे ही हम लोग किसी डंडे से या फिर किसी वस्तु से लेकर के हम लोग यहाँ आगे का पानी जैसे ही हटाएंगे, यहाँ से हम पानी के ऊपर क्रिया करते हैं और पानी भी इधर आगे की ओर प्रतिक्रिया करता है उतना ही। तो जैसे ये पानी आगे की ओर पीछे की ओर हटाते हैं वैसे ही हमारी नाव आगे की ओर मूव कर जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। पानी पर हम क्रिया करेंगे और पानी हमारे नाव के ऊपर प्रतिक्रिया करती है और इस तरह से हमारी नाव आगे चल सकती है। तो ये नाव का एग्जाम्पल हो गया। और इसके पहले हम लोग समझे हैं कि अर्थ पर जितना ज़्यादा बल लगाते हैं, और ये हमेशा ये होता है कि अगर हम लोग ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रत्येक अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। क्रिया किसी और वस्तु पर होगा तो प्रतिक्रिया किसी और वस्तु पर होगा। जैसे हम दीवार पर अगर हाथ को चला रहे हैं या मार रहे हैं तो हमारा हाथ जो है वो दीवार पर क्रिया किया है और दीवार हमारे हाथ पर प्रतिक्रिया करेगा, तो ये अलग अलग वस्तुओं पर होता है। और इस तरह से ये एग्जाम्पल था। और भी एग्जाम्पल अगर समझना चाहें, ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझ सकते हैं, चल सकते हैं। अगर अंतरिक्ष में कोई फंसा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में है और यहाँ जहाज में बैठा हुआ है,
यहाँ से कोई व्यक्ति बिना रस्सी उस्सी के बाहर निकल जाता है तो ये इसके पास अगर रस्सी का सहारा होगा तो ये अंदर आ सकता है, और ये बाहर अगर व्यक्ति आ गया है, किसी से बंधा हुआ नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने पास से कुछ भी, कोई भी अगर वस्तु है इस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति के पास अगर कोई भी वस्तु है तो अपने विपरीत, जिधर जाना है इसे, जिधर इसको जाना है उसके विपरीत दिशा में इधर जो भी उसके पास सामान है, सामग्री कुछ भी रखा हुआ है, तो वो तीव्र गति से, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर निकाल करके तीव्र गति से अंतरिक्ष में उसके विपरीत दिशा में जितना बल ये मार्कर पर लगाएगा उतना ही ये मार्कर इसके विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो ये मार्कर आगे की ओर मूव करेगा। यहाँ मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है, मान लीजिए ये जितना बल लगाएगा मार्कर भी उतना ही बल उसको विपरीत दिशा में लगाएगा, और ये बल से मार्कर इधर आएगा, और मार्कर जो बल लगाएगा ये व्यक्ति अपने खिड़की की ओर आगे मूव कर जाएगा और ये आसानी से अंदर प्रवेश कर सकता है। तो इस तरह से न्यूटन के तृतीय नियम को हम लोग समझ सकते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तीनों नियम बहुत अक्सर इंपॉर्टेंट भी हैं, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो भी क्लास में कोई भी डाउट अगर हो तो उसे हमें कमेंट कीजिए। अब तक हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर 9th 11th का सिलेबस पढ़ रहे थे। अब हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ फिजिक्स, जितना भी फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है बोर्ड एग्जाम में, जैसे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर मैक्सिमम जिससे हम लोग बोर्ड एग्जाम में कम से कम तो 90 प्लस या 95 प्लस का टारगेट बना करके चलेंगे, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे सबसे पहले उस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। अब जो भी टॉपिक लेकर के आया जाएगा वो अक्सर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।